सुहेल खान ने सिडनी में अपने आलीशान बंगले में आज रात उम्दा पार्टी का इंतजाम किया था, जहां वीआईपी शख्सियात मौजूद थीं। हर तरफ रंगो बू का सैलाब उमड़ आया था। हर किस्म की ड्रिंक का शानदार पैकेज था। मिसिस सुहेल गले में बेशकीमती डायमंड सेट पहने, काले रंग की स्लीवलेस घुटनों से ऊपर आती ड्रेस और गहरे मेकअप में सब पर कयामत बर्पा कर रही थी। सब पर अपने हुस्न के जलवे बखेर रही थी। इस उम्र में भी उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। तमाम लोग खुशगपियों में मसरूफ थे कि तभी उनकी मेहमान चाव ने खासे पुरजोर लहजे में उनका ध्यान एंट्रेंस की तरफ राग़िब किया, जहां से 4 पीस स्काई कलर के सूट में हल्की सी स्टेबलिस बालों को जेल से पीछे की तरफ सेट किए, खुशबुओं में बसा अपनी शानदार पर्सनालिटी के साथ अपने सेक्रेटरी करीम के साथ एक अंदाज से कदम बढ़ाता हुआ उनकी तरफ ही आ रहा था। सब लोगों की नजरें उसकी तरफ उठ रही थी और वहीं पर जम रही थी। वो लग ही इतना शानदार रहा था कि कोई हद नहीं, मगर उसकी कुछ जतलाई हुई नजरें किसी एक खास चेहरे पर थीं। उस चेहरे पर जिस चेहरे से वो बेहद बेहिसाब नफरत करता था। जब भी ये चेहरा उसकी आंखों के सामने लहराता तो उसके रोम रोम में अजियत ही अजियत सरायत करने लगती। उसका बस नहीं चलता कि वो इस चेहरे को मसख कर डाले। ऐसा ही हाल उसका उस वक्त भी था। इतने सालों बाद वो उस चेहरे के रूबरू था। एक दुनिया उस चेहरे को हसीन मानती थी, मगर सालार शुजात के लिए ये चेहरा बदसूरत तरीन चेहरा था। आंखों में अजीब सर्दपन डालकर उसको एक नज़र देखकर वो सुहेल खान की तरफ मतवज्जा हुआ। ओह हेलो यंग मैन, आज कहीं ये चांद रास्ता तो नहीं भूल गया? इतने अरसे में पहली बार आपकी हमारे गरीब खाने में आकर आमद हुई है। सुहेल खान ने कदरे हैरानगी से पूछा। एक नज़र उसके बड़े हुए हाथ को देखकर सालार ने बाएं हाथ से अपने स्टाइलिश ग्लासेस उतारे, फिर अपनी पैंट की पॉकेट से अपना दायां हाथ निकालकर उससे मुसाफा किया, फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, मैंने सोचा क्यों न जहन्नम में जन्नत के चांद की थोड़ी ठंडक ही पहुंचा दी जाए। उसने इधर उधर मायूब लिबास में खड़ी औरतों पर नजर डालकर उसकी बात का अपने अंदाज में जवाब दिया। सुहेल खान उसकी बात को समझकर कहकहा लगाने लगा। अरे भाई बरखुरदार, ये भी तो हमें हमारी खुद साख्ता जन्नत की ठंडक पहुंचाती हैं। जी बिल्कुल बजा फरमाया आपने, मगर सिर्फ आप जैसों के लिए। सालार ने जैसों पर जोर डालकर कहा, जिसको सुहेल खान ने इस्तेहज़ाइया मुस्कुरा कर देखा। फिर उसका तारुफ अपने साथ खड़े मुख्तलिफ बिजनेस सर्कल से आए लोगों से कराने लगा। और ये रही हमारी जान, हमारी ब्यूटीफुल सी वाइफ माहेविश। सुहेल खान उसकी कमर के गिर्द हाथ रखते हुए उसका तारुफ सालार से कराया, जो सालार को ही कब से मरूब ज़दा नज़रों से देख रही थी। उसकी शानदार पर्सनालिटी को दिल ही दिल में सराहा था, जिसका सालार को बाखूबी अंदाज़ा था। उसने सालार के आगे हाथ करते हुए हेलो कहा। हेलो मिस्टर सालार शुजात, वेलकम टू आवर ग्रैंड पार्टी। बहुत नाम सुन रखा था आपका, अपने हस्बैंड के मुंह से आज देख भी लिया। सालार ने उसके बड़े हुए हाथ को देखा। क्या क्या नहीं याद आया था उसे, कैसे कैसे जुल्म नहीं ढाए थे उसने इस हाथों से उस पर। उसी की तरफ देखते हुए हाथ बढ़ाया। हेलो माँ। माहेविश, सुहेल खान आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हल्का सा उसका हाथ दबाकर झटकने से अंदाज में छोड़कर दूसरी तरफ रुख फेर लिया। इसकी इस हरकत पर माहेविश सुहेल खान को बहुत नागवार गुजरी। हार बर्दाश्त नहीं हो रही। आज की पार्टी सालार से प्रोजेक्ट छीन लेने की खुशी में दी गई थी। सालार की आमद से सब हैरान भी हुए थे कि जो पहले कभी ना आया, आज अचानक अपनी ही हार की दी गई पार्टी में आदम का था। सालार वाइन बार की तरफ आया और रेड वाइन का ग्लास उठाकर अपने लबों से लगाया, जबकि उसकी नजरें अभी तक माहेविश सुहेल खान पर ही थीं। ऐसी नजरें जिससे वो माहेविश सुहेल खान को सालम ही निगल जाए। लेकिन वक्त था अभी उसके लिए पाई पाई का हिसाब लेने में। करीम,
अचानक सालार ने गुस्सीली मध्यम आवाज में करीम को बुलाया। जी सर। करीम डरते डरते बोला कि वो उसके खतरनाक तेवर कब से देख रहा था। मेरी अभी इसी वक्त पाकिस्तान की फ्लाइट बुक कराओ, हरी अप। जी सर, मैंने आपकी फ्लाइट बुक करवा रखी है, पहले से ही ऑलरेडी आधे घंटे बाद की है सर। तो फिर चलो, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? करीम को डांटते हुए सालार धप धप करता आगे बढ़ गया, जबकि करीम बेकसूर मुजरिम की तस्वीर बना शुक्र करते हुए अपना मुंह टिश्यू से रगड़ते हुए उसके पीछे भागा कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। करीम को पता था कि अपने दुश्मनों का मुंह देख के उसके बॉस का गुस्सा जरूर उबलेगा, इसलिए उसने एहतियातन पाकिस्तान की फ्लाइट बुक करवा रखी थी। पहले तो वो लंदन में अपने घर में ही गुस्सा ठंडा करता था, मगर अब उसकी दवा जीती जागती पाकिस्तान में जो मौजूद थी, तो वो पाकिस्तान का ही रुख करेगा। तमाम मुलाजिमों को सालार ने यहाँ आकर एक कसीर रकम बांटी थी और अपनी शादी के बारे में भी बताया था। उसके जोश से तमतमाते चेहरे को सबने खासा नोट भी किया था। ऐन अपने कमरे में ख्वाबे खरगोश के फुल मजे ले रही थी। रुबाब तो ये तक कहती थी कि नूर, मुझे तो लगता है कि तुम भांग पी कर सोती हो। किसी की इतनी भी गहरी नींद नहीं होती जितनी तुम्हारी होती है, जैसे कब्र में सोया हुआ कोई मुर्दा हो। उसकी बात पर ऐन अपने फूले फूले गाल और भुला लेती, जिससे वो और ज्यादा क्यूट लगती। अभी भी वो दुनिया से बेगानी टुन हो के सो रही थी। रात के 3 बज रहे थे। सालार ख्वाबे जहां में दाखिल हो चुका था और अब उसका रुख सीधा ऐन के कमरे की तरफ था। वो तेज तेज कदम बढ़ा रहा था ताकि जल्द से जल्द ऐन के पास पहुंच सके। उसके कमरे के सामने पहुंचकर एकदम से दरवाजा खोलकर लाइट ऑन की, जिससे हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैल गई। उसकी नजर सीधी ऐन पर पड़ी, मगर फिर उसके माथे पे गुस्से की लकीरें उभरी, जिस पर सख्त तासरात छा गए। आंखों का रंग सुर्ख होने लगा। सालार लंबे लंबे डग भरता हुआ गुस्से से ऐन की तरफ बढ़ा, जहां ऐन साहिबा अपने फेवरेट बालू को सीने से लगाए किसी छोटे बच्चे की तरह सो रही थी। सालार ने झट से ऐन से भालू को खींचा कि जैसे वो कोई टॉय ना हो, इंसान ही हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ऐन को छूने की भी? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये हक सिर्फ मेरा है, इसे सिर्फ मैं ही छू सकता हूं और कोई भी नहीं। मेरी ऐन की नींद का फायदा उठा रहे हो तुम। धीमी आवाज में गर्राते हुए वो भालू को कहता कोई पागल ही लग रहा था। भला भालू एक बेजान शय से कोई ऐसा तसव्वुर कर सकता है? मगर नहीं, यहाँ तो सालार है ऐन के लिए हदे दर्जा पोसेसिव। उसे एक टॉय का भी ऐन के पास होना तक बर्दाश्त नहीं। किसी वक्त वो उसके भी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब वो उसके दुश्मन थे। उसने भालू को जोर से दीवार पे दे मारा था और फिर उसे पांव से कुचलने लगा। कुछ देर बाद उसे पांव से ठोकर मारकर दूर उछाला और फिर ऐन की तरफ बढ़कर उसे आराम से अपनी गोद में उठाया और अपने पोर्शन की तरफ चल दिया। एक अजीब सी बेचैनी उसके अंदर सरायत कर गई थी। कमरे में पहुंचकर उसे एहतियात से बेड पर लटाया और बिना उसे देखे फौरन से वापस ऐन के कमरे की तरफ चल पड़ा। हकारत और गुस्से से भालू उठाया और अपने किचन में आ गया। सालार ने उसे नीचे फर्श पर फेंका और चूल्हा जलाया। वापस उठाया और जोर से अपने नाखून गाड़ कर उसे जलते चूल्हे पर पटका। भालू को फौरन ही आग लग गई। जैसे जैसे अब भालू को आग लग रही थी, वैसे वैसे सालार के अंदर छाई बेचैनी खत्म हो रही थी। इतने सब में ही उसका तनफ्फुस बुरी तरह फूल चुका था, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो रहा था। जब भालू मुकम्मल तौर पर जल चुका तो जलते हुए चूल्हे को छोड़कर अपने रूम में आया और कपड़े चेंज करने ड्रेसिंग रूम में चला गया। ढीले ढाले ट्राउजर के ऊपर सफेद खुली बुनियान पहने बाहर आया और ऐन के बाएं तरफ जहां कुछ देर कबल भालू था, बिल्कुल उसी तरह उसके सीने पर सर रखकर लेट गया और ऐन के दोनों हाथ अपने इतराफ माइल कर लिए और आंखें मूंद ली। ये सिर्फ मेरा हक है ना ऐन, और किसी का नहीं है ना?
बिल्कुल भी नहीं। हल्की आवाज में बड़बड़ा कर कुछ ही देर में उसकी धड़कनों को महसूस करते हुए उसकी कुर्बत के नशे में चूर गुम हो चुका था। हमेशा की तरह उसने सब भुला दिया था और ऐन की ख्वाबों की दुनिया में उतर गया। सुबह नूर की आंख अपने ऊपर बोझ को महसूस करते खुली थी। वैसे भी अब उसके उठने का टाइम भी हो चुका था। पहले तो उसे लगा कि किसी ने उसके ऊपर बुलडोजर रख दिया हो, मगर जब धीरे धीरे आंखें खोली तो हैरत का शदीद झटका लगा ऐन को। सालार बड़े मजे से उसके सीने पर सर रखे सो रहा था। वो सोते हुए किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। ये क्या ये क्या है? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं मम्मा, मैं यहाँ क्या कैसे? ऐन हैरान परेशान सी खुद से सवाल कर रही थी। तुम्हें तुम्हारा सालार यहाँ लाया है जानम? ऐन अभी इसी उलझन में थी कि अचानक सालार ने आंखें खोलकर उसे देखते हुए जवाब दिया। ऐन ने सालार की आंखों की तरफ देखा। सालार की आंखें सुर्ख हुई थीं। कुछ नींद लेने का खुमार था और कुछ ऐन की कुर्बत का। ऐन ने घबराते हुए उसे अपने हाथों से पीछे धकेलने की कोशिश की, मगर बेसूद। बल्कि उल्टा सालार उठकर अपने हाथों को उसके हाथों में उलझाकर उसके चेहरे पे झुक गया। उन दोनों के चेहरों के बीच का फासला इंच भर का था। ऐन उसकी इतनी नजदीकी पर बौखला ही गई। उसके गाल लाल सुर्ख हो गए। सालार उसकी शर्मो घबराहट को बहुत महसूस होकर देख रहा था। ऐन ने अपने हाथों को उसके हाथों से छुड़ाने की कोशिश की तो सालार ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पे फौंक मार दी। उसके फौंक मारने पर ऐन ने अपनी आंखें फौरन बंद कर लीं। उसकी फौंक में इतनी शिद्दत थी कि ऐन को और ज्यादा घबराहट होने लगी। सालार ने हंसते हुए उसे देखा और फिर उसकी लरजती हुई पलकों को देखते हुए उसके चेहरे पे झुककर रहा सहा फासला भी मिटा दिया। ऐन के नर्म सफेद लाल गाल पर अपने लब रख के उसे दांतों से थोड़ा काटा, जिससे ऐन की बेसाख्ता चीख निकली। फिर उसके कान की तरफ झुककर खुमार भरी सरगोशी की। ये तो छोटी सी सजा है ऐन जानम। आइंदा मैं तुम्हारे आसपास किसी भालू वालू को ना देखूं, आई समझ? और फिर उसकी कान की लो पर भी अपने नरमी से पुरहिद्दत लब रख दिए, जबकि ऐन तो उसकी भालू वाली बात पर ही हैरान थी। सालार ने उसकी हिरनी जैसी आंखों में ना समझी देखी तो वजाहतन बोला, तुम्हें छूने का, तुम्हारे पास रहने का सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होना चाहिए, ना कि किसी भालू का। आइंदा मैं तुम्हें किसी को भी अपने सीने से लगाए सोता हुआ ना देखूं, सिवाय ऐन के सालार के। समझी जानम? सालार ने अपने लबों पर मुस्कुराहट रखते हुए उसे वार्न किया, जबकि उसकी आंखों में सर्द मोहरी थी, जिसे देखकर ऐन खौफजदा हो गई।